कल जो है हमने वो जो प्रीवियस कंसेप्ट्स थे उनको हम रिव्यू कर रहे थे और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तक हमने उसको रिव्यू किया था। तो आज उसके अंदर हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट। ड्यूलॉन्ग एंड पीटेट ये दो साइंसदानों का नाम है जिन्होंने पहली दफ़ा जो स्पेसिफिक हीट थी सॉलिड्स की उसको कैलकुलेट किया था। फर्स्ट टाइम calculate the specific heat of solids। इन्होंने पहली दफ़ा जो स्पेसिफिक हीट थी सॉलिड्स की उसको कैलकुलेट किया था। इनके मुताबिक इसकी वैल्यू जो थी स्पेसिफिक हीट की, अकॉर्डिंग टू देम सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट थी उसकी वैल्यू C25 जूल पर मीटर के बराबर थी और हर मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की 1/2 kBT थी। द डिग्री ऑफ फ्रीडम of each molecule is 1/2 kBT। ठीक है जी। आपको पता है ना कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उसकी कितनी एनर्जी होती है 1/2 kBT। 3 हो तो 3/2 kBT होगा, 5 हो तो 5। ये हमने सारा पढ़ा है। हमने जो इंटरनल एनर्जी है वो कैलकुलेट की है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, मोनोटॉमिक गैस की, डायटॉमिक गैस की, पॉलीटॉमिक गैस की। ठीक है, तो हर एक की 1/2 kBT है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है इसकी इंटरनल एनर्जी U जो है दैट इज़ इक्वल टू 6 Na 1/2 kBT, यानी कि 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम ले रहे हैं। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह होगी? 2 + 2 + 2 या 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1। 3 ट्रांसलेशनल की, 2 रोटेशनल की और 1 वाइब्रेशन की, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। 2 3 + 2 + 1, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशन। ठीक है जी। कितनी होगी? 6। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसमें ये 2 इससे काट जाएगा, 3 NaKBT। और आपको पता है कि NaKB जो है वो R के बराबर होता है। तो यूँ हमारे पास 3RT। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकल आई। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होती है? dQ/dt। तो Q को अगर मैं U से रिप्लेस कर दूं, एनर्जी है ना,
करली यू ओवर करली टी, तो C इज इक्वल टू करली ओवर करली टी इंटू यू कितना है 3RT, तो C कितना आ गया 3R, C इज इक्वल टू 3R, ये क्या है, इट इज़ दी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर R की वैल्यू गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रखें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई R कितना होता है 8.314, तो दैट इज़ इक्वल टू 24.92, ठीक है। तो ये C आ जाएगा हमारे पास 25 जूल केल्विन पर मोल, ठीक है। इधर भी इसको ये कर, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स की आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है R के ऊपर, ठीक है। R क्या है गैस कांस्टेंट, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और तो कोई एक्सप्रेशन के अंदर चीज़ हमारे पास नहीं आ रही है इसके अलावा। अच्छा, अब ग्राफ जो है यहाँ पर C और T के दरमियान, ग्राफ बिटवीन CV एंड T, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसके दरमियान में जो ग्राफ है वो हम प्लॉट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ड्यूलॉन्ग और पीटेट लॉ है ये वैलिड नहीं है लो टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है। ड्यूलॉन्ग एंड पीटेट लॉ इज नॉट वैलिड एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है। ये वैलिड नहीं है लो टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी कि जब कम टेम्परेचर है तो उसके ऊपर आप ड्यूलॉन्ग या पीटेट लॉ जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर्स के लिए वैलिड है। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर्स। ये सिर्फ आपके पास किस वक्त वैलिड है हाई टेम्परेचर्स के ऊपर वैलिड है, लो टेम्परेचर्स के ऊपर ये वैलिड नहीं होता। लो टेम्परेचर के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड्स की उसको इस लॉ की मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जब आप उस मटेरियल को जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर, देखिए स्पेसिफिक हीट क्या है कि कितनी हीट कंटेंड है बॉडी के अंदर, तो लो टेम्परेचर के ऊपर तो वैसे उसके अंदर हीट कम होगी, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो यानी कि वो इतनी कम होगी कि वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं रहता। लेकिन आप जब हीट उसकी इंक्रीज़ करेंगे सब्सटेंस की या मटेरियल की, तो उसके अंदर ज़्यादा हीट स्टोर होगी, जब ज़्यादा हीट स्टोर होगी तो उसको कैलकुलेट करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप लो टेम्परेचर के ऊपर उसको कैलकुलेट करें। अच्छा, अब जो ये ग्राफ है हमारे पास जो आता है, ये आप देखें कि इस तरफ T है, इस तरफ CV है, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है, और CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T क्यूब के। तो ये वाली चीज़ जो है CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ये अब मैं यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये है डिबाय मॉडल। ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 जब आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं सॉलिड्स के।
एक को आप कहते हैं आइंस्टाइन मॉडल और दूसरे को कहते हैं डिबाई मॉडल। ये वहाँ पर हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखें कि जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर CVT क्यूब से वेरी करती है, यानी कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप था। देखो ना, लीनियर हो तो स्ट्रेट ग्राफ आता है, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, क्यों नॉन लीनियर है, ये एक लंबी बहस। ठीक है, फिर आगे से जाके ग्राफ क्यों इस तरह हो रहा है, ये भी पूरा डिबाई मॉडल हम समझे तो हमें समझ आएगी। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ पर याद रखें कि ये जो ये है CV डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन T क्यूब, ये क्या है, इट इज़ ए डिबाई मॉडल। ये हमारे पास जो है वो डिबाई मॉडल है। इसको डिबाई एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा, अब हमने सारा जो है वो डिस्कस करके देख लिया। ये जो रिव्यू किए हैं हमने कॉन्सेप्ट्स जो थे इनिशियल, यानी कि हमने इसके अंदर ये समझा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझा कि क्या होता है। फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट के बाद मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसके ऊपर क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और हमने फिर स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कैलकुलेट करके देखी है, और वो जो सॉलिड की हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की है वो आप देख सकते हैं कि वो आपकी CV3R के बराबर निकली, यानी कि उसमें कहीं पर भी गैस कांस्टेंट के अलावा और कोई चीज़ नहीं आ रही। फिर हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस किया है कि अगर CV और T के दरमियान, यानी कि सॉलिड के टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ग्राफ को प्लाट किया जाए तो वो ग्राफ जो है वो किस किस्म का आपके पास आएगा। वो हमने देखा, ये ग्राफ इसके अंदर नॉन लीनियर बिहेवियर शो हो रहा है, और उस पॉइंट के ऊपर CV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T क्यूब के। तो मैंने कहा कि ये डिबाई मॉडल इसको कहते हैं। और यहाँ पर क्यों ये T क्यूब लीनियर नॉन लीनियर इफेक्ट आ रहा है, इसके लिए हमें डिबाई मॉडल जो है उसको कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है, ये तो कुछ पिछली चीज़ें जो हैं हमने उनको रिवाइव किया। अब असल चीज़ के ऊपर आएंगे जो हमने स्टडी करनी है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने एक लॉ पढ़ लिया हुआ है, वो कौन सा आपने पढ़ा है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हमने जो लॉ स्टडी करना है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आप हीट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हीट से यूज़फुल वर्क डन ले सकते हैं। यानी कि हीट जो है वो किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि आप एनर्जी को
ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और ये किससे डील कर रहा है? हीट एनर्जी से। और हीट एनर्जी की कन्वर्जन किस में देख रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, कि आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़फुल वर्क डन जो है उसको हासिल कर सकते हैं, अपने यूज़ के अंदर हीट एनर्जी जो है उसको ला सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली क्या है? ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी की जो कन्वर्जन है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, उसको जो है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर क्यों हम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी सिस्टम को दी जाए, क्यों अमाउंट ऑफ हीट, तो वो हीट क्या करेगी? वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। सपोज करें सिस्टम क्या आपके पास एक गैस है जो कि सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, एक गैस है सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है, उसके साथ एक पिस्टन लगा हुआ। ये क्या है? सिस्टम। सिस्टम गैस, सिलेंडर, पिस्टन, उसकी सराउंडिंग्स। सिलेंडर जो है उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है, ठीक है, और नॉन इंसुलेटिंग वाल्व्स। आपने हीट एनर्जी दी उसकी बेस से, हीट एनर्जी जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने दी है सिस्टम को, तो क्या हुआ है? उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट से जो एटम्स हैं गैस के, वो हीट लेकर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? उसके गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? गैस वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर, ऊपर जाएगी ना, गैस फैलेगी तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब आपने क्या किया? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आपने यूज़फुल वर्क डन जो है वो हासिल कर लिया। कैसे? हीट दी, हीट देने से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और इंटरनल एनर्जी के चेंज होने की वजह से सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन किया। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो जब हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी सिस्टम को देते हैं, व्हेन द क्यू अमाउंट ऑफ हीट is given to the system
ठीक है, तो देयर इज ए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी of the system delta U, and the work done and the work W is done on the surroundings. तो W वर्क डन जो है वो किस पर होता है? सराउंडिंग्स के ऊपर, यानी कि सराउंडिंग में क्या है? पिस्टन है। तो Q डेल्टा U प्लस W, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप देख लें, Q अमाउंट ऑफ हीट दी है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, और W वर्क डन सराउंडिंग के ऊपर। तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इन डिफरेंशियल फॉर्म आप इसको लिख सकते हैं DQ DU प्लस DW। ठीक है, अब हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली। अब ज़रा आप इसकी एक्सप्लेनेशन उसको देखें। तो सपोज करें आप कि गैस जो है वो इनक्लोज है एक सिलेंडर के अंदर, जो कि फिटेड है एक मूवेबल पिस्टन के साथ। सिलेंडर की जो है वो हीट कंडक्टिंग बेस है और नॉन इंसुलेटिंग वॉल्स है। आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गैस को देते हैं, तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। सपोज ए गैस is enclosed in a cylinder which is fitted with movable piston. The base of the cylinder is cylinder is conducting, and the walls are insulating। ठीक है, ये सिस्टम है। The Q amount of heat is given to the gas molecules, due to which the kinetic energy of gas molecules increases, mean the internal energy changes।
तो अब गैस क्या करेगी? द गैस स्टार्ट्स टू एक्सपैंड. सो नाउ द गैस स्टार्ट्स टू एक्सपैंड. गैस जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा. तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वो क्या करेगी? पिस्टन को मूव करेगी अपवर्ड. ठीक है. व्हेन द गैस एक्सपैंड्स it pushes the piston in the upward direction. उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी. एक्सपैंड होगी ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन को मूव करवाएगी. तो इसका मतलब है कि वर्क डन कर रही है. तो गैस क्या कर रही है? सो द गैस इज डूइंग द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स आर पिस्टन. ठीक है. सो द गैस इज डूइंग द वर्क डन on the piston or surroundings. वर्क डन कर रही है, एक्सपैंड हो रही है ना, तो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी. तो ये क्या है? इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यानी कि इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. इट इज़ इन अकॉर्डेंस with first law of thermodynamics. तो ये अकॉर्डेंस में है विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. तो यहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ठीक है. Actually, the first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. तो हीट जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट. ठीक है. हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और अदर फॉर्म्स of energy can be converted into heat. अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है उनको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को आप अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक्स.
फर्स्ट लॉ जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि हम हीट को कैसे एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ टेल्स अस ओनली दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क डन। हमें सिर्फ ये बता रहा होता है ये हमें ये नहीं बताता कि हीट जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। इट डज नॉट टेल अस दैट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हमें नहीं बताता कि किस, यानी कि हार्ट से कोल्ड की तरफ जा रही है, कोल्ड से हार्ट की तरफ जा रही है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये तो पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये भी नहीं बताता कि हम किस तरह हीट को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल वर्क में, ये भी नहीं बताता हमें। इट आल्सो डज नॉट टेल हाउ वी कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क डन। ठीक है, ये भी नहीं बताता हमें कि कैसे आप इसको यूजफुल वर्क डन जो है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, या आप वर्क डन के अंदर जो है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें हमें नहीं पता चलती। एक तो हमें ये नहीं पता चलता कि भाई हीट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रही है या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आ रही है। और दूसरा ये भी नहीं बताता कि आप हीट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। हीट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, वो हीट इंजन होता है। ठीक है, और हीट इंजन किससे बेस एक्सप्लेन होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये 9:40 पे क्लास खत्म होनी है। ठीक है, ओवर हो गया था।